अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको आज हमने डिस्कस करना है। अब हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था, इसने ये कहा कि ये नामुमकिन है कि एक ही टाइम में और एक्यूरेटली किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम ऑफ स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में एट अ टाइम सही तरह कैलकुलेट कर सकें। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इनकी जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, इनकी जो पोजीशन है, एक पोजीशन और दूसरा क्या है, मोमेंटम, ये आप एक साथ मालूम नहीं कर सकते इकट्ठे। वेव पार्टिकल नेचर्स आपने पढ़ी थी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें था कि एक पार्टिकल्स जो होता है ना, उसकी दो तरह की मोशन होती है, एक वेव लाइक मोशन होती है और एक पार्टिकल लाइक। तो पार्टिकल लाइक के लिए मोमेंटम होगा और वेव लाइक के लिए पोजीशन होगी। तो ये कहता है कि इन दोनों को हम एक साथ मालूम नहीं कर सकते। अब आगे कह रहा है डेल्टा एक्स अगर हम लेट कर लें कि अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी मीन बेयकीनी, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को यकीन से ना कह सके कि ये इसकी पोजीशन हो सकती है। डेल्टा एक्स हमने फ़र्ज कर लिया कि ये चेंज इन पोजीशन है, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम, जो मोमेंटम में बेयकीनी है वो, तो इसका प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π, ये इक्वेशन बन गई कि इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, तो ये ग्रेटर, इनकी वैल्यू ग्रेटर आई, किसके, ग्रेटर हुई या इक्वल हुई h/2π के। h क्या चीज़ है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई और 2 ये भी कांस्टेंट हैं। अगर कहता है डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा पी क्या होगा, लार्ज होगा। आप डेल्टा एक्स की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा पी की पोजीशन जो होगी, जो डेल्टा पी यानी मोमेंटम होगा, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो वैल्यू जो होगी अनसर्टेन हो जाएगी, बेयकीनी उसमें हो जाएगी। अगर आप डेल्टा पी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी पोजीशन मालूम कर रहे हैं, वो मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये कहता है इन दोनों को हम एक साथ मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी बात, अगर डेल्टा पी लार्ज स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स लार्ज, डेल्टा एक्स स्मॉल है तो डेल्टा पी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल कहाँ पे काम करता है, ये नेग्लिजिबल है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके लिए ये यूज़ नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाइड है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, इसी लॉ को कॉम्पटन इफेक्ट में बयान कर रहा है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल है, अगर हम क्या करें, इसकी पोजीशन मालूम करना चाहें तो हम ऐसी वेवलेंथ यूज़ करेंगे जो क्या हो, जिसकी वेवलेंथ कम हो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ से, ठीक है। हमने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करनी है तो ऐसी वेवलेंथ यूज़ करेंगे जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ से क्या हो, कम हो। एक्स रेज की वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ से कम है, तो हम इस कंडीशन में एक्स रेज को यूज़ करेंगे। अब ये लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर मैंने एक्स रेज डाली, तो क्या हुआ, जब ये रेज इसके साथ टकराएंगी तो इसका मोमेंटम जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम पोजीशन मालूम कर रहे हैं। तो ये वेव्स आई, इसके साथ टकराई, तो इसने क्या किया, पोजीशन तो हमें बता दी कि यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, बट क्या होगा, मोमेंटम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब, मीन मास उसका फिक्स है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जब वेव्स ने इसके साथ टकराई तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो इसमें मोमेंटम में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जब आप पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे होंगे। हेंस अब इस सारे अमल्स को बोलते हैं
कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब क्या कहता है, हेंस कहता है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमल्टानियसली एट अ टाइम। पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम नहीं कर सकते। आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इसके बाद आगे इसका कंपैरिजन है वो करते हैं। अब कंपैरिजन है बोर्स थ्योरी और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का। बोर्स ने क्या कहा था, बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मटेरियल पार्टिकल्स, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मादी पार्टिकल्स हैं, मीन उसका कुछ ना कुछ मैस है और उसकी वेलोसिटी है। अब वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं डिफिनाइट पोजीशंस में, एक ख़ास पोजीशन में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो क्या होगा, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम मालूम कर सकते हैं। ये किसने कहा था, बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास पोजीशन में गर्दिश करते हैं, इसलिए इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम मालूम कर सकते हैं एक साथ। लेकिन हाइजेनबर्ग ने इसका उलट कहा, इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मटेरियल पार्टिकल हैं और उनकी मोशन वेव लाइक भी है, लेकिन इनकी पोजीशन और मोमेंटम्स को हम एक साथ मालूम नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है, ठीक है। ये कंपैरिजन था बोर्स थ्योरी और हाइजेनबर्ग का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल्स। अब ये आपके पास हैं ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हो गए। इसके अंदर जो छोटे छोटे दायरे हैं और सर्कल हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। अब क्या कहता है ऑर्बिटल की डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 95%। ऐसा रीजन, इसको वॉल्यूम को आप रीजन भी बोल सकते हैं, ऐसा इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 95% तक हम ये यकीन से कह सकें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाया जा रहा है। तो इस इक्वेशंस को, इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होते हैं ऑर्बिट्स और एक होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, KLMN, ये ऑर्बिट्स हैं और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनके अंदर जो छोटे छोटे शेल्स पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसकी थ्योरी आपने खुद कर लेनी है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का हमने डिफरेंस देखना है नेक्स्ट। अब कहते हैं ऑर्बिट्स क्या होते हैं कि एक दायरेवी पाथ होता है, रास्ता होता है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड, एक दायरवी रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब बोर ने ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्स थ्योरी में ऑर्बिट का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। अब ये कौन सा डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, मीन इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑर्बिटल की, ऑर्बिट्स की स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, इसको हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम 2n² फार्मूला से, 2 × n², n की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है। अब 1 शेल में आपने 1 ऑर्बिट की वैल्यू मालूम करनी है, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में पुट करनी है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कहता है कि ऑर्बिट्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड। हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्ट बता सकते हैं ऑर्बिट में। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की बात कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मीन 95% तक इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसे रीजन में फाइंड कर सकें तो वो रीजन्स क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल्स कहलाएगा। अब ये ऑर्बिटल का वर्ड्स कहाँ यूज़ किया गया था, क्वांटम मैकेनिक्स, एटम का मॉडल बनाया गया था, उसमें ऑर्बिटल का वर्ड्स यूज़ किया गया था। अब इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
इसमें कहता है ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल्स में, सब ऑर्बिटल्स में, सब ऑर्बिट्स में, सब शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ओनली कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन एन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी गालबन मफरूज़े को हम कहाँ पे बयान करते हैं, जस्ट ऑर्बिटल्स में। ये आपका लेक्चर था हाइजेनबर्ग कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। इसकी ऑर्बिटल्स की थ्योरी आपने बुक में दी हुई है बहुत सारी, इसको आपने कंप्लीट्स को रीड कर लेना है, ठीक है। ये आपका लेक्चर है, इसको रीड करना है आपने, जो समझना है तो पूछना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।